Hello students, I welcome you all to another lecture on my channel। तो आज जो हम चैप्टर कवर करेंगे ये सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नेम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट यूनिट इज़ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन वाला यूनिट कवर करेंगे। दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट of this lecture of this chapter, and then in the second part we will be covering the second unit also, ठीक है। This is not a very big chapter, this is a very basic chapter. It will establish the basis of this subject for you, and it is very important also because क्योंकि ये बेस बनाएगा आपके आगे सब्जेक्ट का, जिससे आपको आगे के चैप्टर्स भी काफ़ी आसान हो जाएंगे। और बिजनेस इकोनॉमिक्स एक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। माई सेल्फ, मैंने खुद भी फाउंडेशन में 80+ स्कोर किया था बिजनेस इकोनॉमिक्स में। इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। एंड क्योंकि आप 11th-12th में भी ये पढ़ते हुए आ रहे हो, कुछ बच्चे तो 11th से पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं ये, तो इसलिए ये काफ़ी आपके लिए स्कोरिंग बन जाता है, राइट। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को, ठीक है। अब इस यूनिट का इन्होंने इस बेसिकली चैप्टर का ओवरव्यू दे रखा है कि इस चैप्टर में क्या क्या होगा। हम डेफिनेशन पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स की, स्कोप देखेंगे। स्कोप को उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके, एंड द सेकंड इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब स्कोप तो हमने देख लिया। व्हाट अबाउट द नेचर? नेचर क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का? एक साइंस होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस होती है। उसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स के एलिमेंट्स जो होते हैं वो इनकॉर्पोरेट होते हैं। एक आर्ट भी होता है इकोनॉमिक्स, प्रैग्मेटिक होती है और नॉर्मेटिव होती है। ये सब टर्म्स हम आगे देखेंगे, वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ओके। अभी आपने 11th-12th में पता होगा कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी एक इकोनॉमी के लिए, वो क्या होती हैं? वो होती हैं कि प्रोड्यूस क्या करना है, किस चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे करनी है, हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करूँ मैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस। दीज आर द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ओके। वैसे अगर आपको इस सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि 3 तो प्रॉब्लम्स होती हैं, बल्कि इससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पे सारी नहीं लिखी हुई, बट इफ़ यू हैव दैट नॉलेज, आप रिसर्च भी करना, अगर आपको नहीं पता, आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा इससे ज़्यादा भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। ये हम 11th-12th में पढ़ते हैं, ओके। मे बी इस चैप्टर में भी आएगा, देख लेंगे हम साथ में, ठीक है। अभी के लिए हम आगे चलते हैं, ओके, राइट। नाउ दिस इज़ अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन। बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये 2 अलग वर्ड्स हैं। बिजनेस अलग वर्ड होता है, उसका अलग मीनिंग होता है। इकोनॉमिक्स एक अलग टर्म है, उसका अलग मीनिंग होता है। 2 वर्ड्स को इन्होंने कंबाइन करके बोला है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कि अंडरस्टैंड कि बिज़नेस क्या होता है आखिर, ओके। देखते हैं इन्होंने, हम इंट्रोडक्शन बस थोड़ा सा देखेंगे बिकॉज ऑब्वियसली हम सबको पता है बिज़नेस क्या होता है, हम पढ़ते हुए आ ही रहे हैं कब से, 11th स्टैंडर्ड से, ओके। देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ बिजनेस ऑल अबाउट। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। कई तरह के बिज़नेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चरल, बैंकिंग, इंश्योरेंस। 3 मेजर हमें पता है पहले से क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, सर्विस बिजनेस। ये 3 हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट। 3 तरह के बिजनेस, ठीक है। आगे इन्होंने उसको और भी डिवाइड कर दिया, तो ज़्यादा इन्होंने एग्जांपल्स दे दिए। एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक सेट ऑफ इनपुट है, उससे एक सेट ऑफ आउटपुट जनरेट हो रही है, ठीक है ना। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है या एग्रीकल्चरल बिजनेस है, वहाँ पे जो इनपुट्स हैं, जो सीड्स होते हैं, उसको आप जब डिप्लॉय करते हो तो आउटपुट में जो प्रोड्यूस है वो निकलता है, ठीक है ना, फसल निकलती है उसमें से, ठीक है, ओके। क्रिएशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेट वैल्यू एडेड, ओके। दिस इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल दिस एक्टिविटीज़, ठीक है। इनपुट साइड पे सर क्या क्या होता है? इनपुट साइड पे मैन, लेबर,
मटेरियल्स, जितने भी हम मटेरियल्स डिप्लॉय करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल्स हो सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, ये आप कॉस्टिंग में पढ़ोगे नेक्स्ट इंटर में, ठीक है, आप आगे जाके पढ़ोगे, अभी मैं बस वैसे बताता हूँ मटेरियल्स होती हैं, ठीक है। जैसे मेरे एग्जांपल में हमने सीड लिया, तो सीड क्या है, मटेरियल ही तो है, ठीक है। मशीन्स, ठीक है। अब प्रोसेस किसी चीज़ को हम कर रहे हैं तो मशीन्स का यूज़ होता है ना। मैनेजमेंट, किसी भी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आप कंपनीज़ में देखते हो वहाँ पे मैनेजमेंट होती है, वो क्या कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज जो उनके हैं, जो उनके मैन हैं, उनको मैनेज करते हैं वो, राइट। जो ह्यूमन रिसोर्सेज एचआरस होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनके रिसोर्सेज हैं, जो उनके लोग एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मैनेज करते हैं वो, ठीक है। मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज थिंग्स कैन गो हियर एंड देयर। मैनेजमेंट इज़ क्रूशल, ओके, इट गोज़ हैंड इन हैंड, राइट। मैन, मटेरियल, मशीन्स, मैनेजमेंट, ये 4 चीज़ें हैं वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट साइड पर, ठीक है ना। ओके, अब इकोनॉमिस्ट जो हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं इस सब्जेक्ट के, वो इसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, वो कहेंगे लैंड, वो कहेंगे लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना। अब ये तो इनपुट साइड हो गई हमारी। आउटपुट साइड पे क्या आता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, सेट ऑफ इनपुट्स ट्रांसफॉर्म होकर सेट ऑफ आउटपुट बनता है। तो इनपुट साइड पर तो सर हमने देख लिया, मैन है, मटेरियल है, मशीन है, मैनेजमेंट है, या इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। आउटपुट पे क्या आता है, आउटपुट पे अलग अलग तरह की गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं, ठीक है ना। गुड्स में कैसे तरह के, गुड्स में भी अलग इसके और क्लासिफिकेशन है। गुड्स किन किन तरह के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, ठीक है, जो आम हम नॉर्मल यूज़ में लेते हैं, कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, प्राइवेट, पब्लिक, मेरिट, ठीक है, नॉन मेरिट गुड्स हैं, बहुत सारे गुड्स हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो ड्यूरेबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन ड्यूरेबल होते हैं, सिंगल यूज़ के होते हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग तरह के गुड्स हैं। आप अपने आसपास देखोगे जितनी चीज़ें हैं सारे गुड्स होती हैं, ठीक है, ओके। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उनका पर्पस क्या होता है, दैट इज़ टू क्रिएट सरप्लस और प्रॉफिट। Any economic activity's purpose is to create surplus or profit. It can be any activity, but only should be economic. ये वर्ड नहीं मिस करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक का पर्पस नहीं होता प्रॉफिट, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे वो भी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस है सरप्लस और प्रॉफिट, चाहे फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी भी तरह की हो। किन किन तरह की होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये देखो, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन। ये एग्जांपल्स दे रहे हैं कि कैसी कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है ना। दिस इज़ द कैटेगराइजेशन, ओके। अब क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा NGOs होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अकाउंटिंग में आप चैप्टर भी पढ़ते हो इसका, NPO का, है ना, बनता है ना, उस पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनते हैं ना सब, ठीक है, बहुत कुछ बनता है उसमें, अकाउंट्स कई सारे बनते हैं, ठीक है ना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट, उनके नाम में ही है नॉन प्रॉफिट, दे डोंट एम फॉर प्रॉफिट, वॉट दे एम इज़ सोशल बेनिफिट्स, दे वर्क फॉर द सोसाइटी, राइट, सो दे वर्क फॉर सोशल बेनिफिट्स, ठीक है ना, ओके, ठीक है, ओके। अब इकोनॉमिक्स में ना बहुत सारी चॉइसेस होती हैं हमारे पास, वी हैव टू सिलेक्ट द राइट चॉइस, देयर आर लॉट ऑफ चॉइसेस, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होती, बट लेकिन जो हमारी वांट्स हैं, हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, दे हैव नो लिमिट्स, बट जो रिसोर्सेज हैं विच विल फुलफिल दोज वांट्स, दोज आर लिमिटेड। दैट्स वाई वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन इकोनॉमिक्स,
Okay, so it is suggested that economics is a discipline which is helpful in analyzing the rationality and optimality of a given choice. Rationality का मतलब होता है with a sound mind, कि with a rational mind you are taking the decision. तो एक चॉइस कितनी रैशनल है, कितनी ऑप्टिमल है मेरे लिए, ठीक है, वो बताता है हमें इकोनॉमिक्स, वो एनालाइज करने में हेल्प करता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, ओके। अब इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया? एक ग्रीक वर्ड था ऑइकोनोमिया, ऑइकोनोमिया ग्रीक वर्ड, उसका मतलब था हाउस होल्ड। यही इकोनॉमिक्स का वर्ड वहाँ से डिराइव हुआ है। इट टुक द रेफरेंस फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑइकोनोमिया, जिसका मतलब था हाउस होल्ड। ये ना MCQ में पूछ सकते हैं, पता नहीं लगता, आप अभी सोचोगे कि नहीं ये तो कुछ नहीं है, बट स्ट्रेस में वो आ सकता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बहुत जिसमें फंसा सकते हैं, तो ये आप देख लेना एक बार, ठीक है ना, इसको याद रखना, ये ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। ग्रीक वर्ड है और इकोनॉमिया, जिसका मतलब था हाउस होल्ड, वहाँ से इकोनॉमिक टर्म्स की ओरिजिन हुई है, इकोनॉमिक टर्म की ओरिजिन हुई है, ठीक है ना। 19वीं सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहते थे। टिल द 19वीं सेंचुरी द वर्ड इकोनॉमिक्स वॉज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है ना। अब एक बहुत फेमस बुक है बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ओके। ये उसका एक टाइटल दिया गया था एडम स्मिथ को, एक नाम दिया गया था, ये बुक का नाम नहीं है, ठीक है ना। बुक का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इंटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, एन इंक्वायरी into the nature and causes of the wealth of nations। बिना देखे बोलना है, an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, ठीक है। दिस इज़ द नेम ऑफ द बुक एंड इट वॉज रिटन इन द ईयर 1776। अब इसको कॉमनली हम कैसे, बुक को हम नाम दिया है इसको, बहुत कॉमनली कैसे यूज़ करते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशंस, बस इतना लंबा नहीं बोलना, ठीक है। पता होना चाहिए कि लंबा जो इसका लॉन्ग फॉर्म है वो क्या है, लेकिन कॉमनली हम यूज़ करते हैं द वेल्थ ऑफ नेशंस बाय एडम स्मिथ, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर बुक इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके, ठीक है ना। फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स को ये कंसिडर किया जाता है, वेल्थ ऑफ नेशंस बाय एडम स्मिथ, ठीक है ना। चलो, ये जो मैंने ऊपर बोला था देखो, आ गया ना। ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स, द मीन्स टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्कार्स, ठीक है ना। लिमिटेड है, ठीक है, ओके। चलो, इकोनॉमिक्स इन्होंने वापस बताया क्या है। ऐसे प्रोसेसेस हैं, ऐसे प्रोसेसेस की स्टडी है जो बताएगा कि रिलेटिवली स्कार्स जो रिसोर्सेज हैं हमारे, उसको कैसे एलोकेट करें कि वो हमारे वांट्स को फुलफ़िल कर सकें, ठीक है ना। हमारे पास जो स्कार्स या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन्हें हम किस तरह से ऐसा यूज़ करें, कैसे एलोकेट करें कि हमारी एज ए ह्यूमन बीइंग्स हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो फुलफ़िल हो जाए, ठीक है ना। अब इस केस में क्या होगा, जो जितने रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उसमें से जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, दोज विल बी एफिशिएंटली यूज्ड व्हेन दे आर एलोकेटेड टू द हाईएस्ट वैल्यूड यूजेस, ठीक है ना। जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें हम ऐसे इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करें कि वो हाईएस्ट वैल्यूड यूजेस जो हमारी हैं उस पर वो एलोकेट हो जाए, ठीक है ना। चलो, ओके, ठीक है, ठीक है, चलो। अब इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमें क्या फ़ायदा, हमें वो कैसे हेल्प करेगा। देखो बोल्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल बोल्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे कि इकोनॉमिक्स की स्टडी हमें कैसे हेल्प करने वाली है।
The study of economics will enable us to develop an analytical approach that helps us in understanding, analyzing a wide range of economic issues. हमारी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी, ठीक है ना, हमारी एक एनालिटिकल अप्रोच डेवलप हो जाएगी जो हमें ये समझने में हेल्प करती है कि कौन से इकोनॉमिक इश्यूज़ अभी हैं हमारे, ठीक है। एक ऐसी हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे जिससे हम एनालाइज कर सकें ठीक है इतनी हमारे इकोनॉमिक इश्यूज़ चल रही हैं, ओके। ये इकोनॉमिक्स आपको बताता है। 12th स्टैंडर्ड में ट्वेल्थ या 11th में डिपेंडिंग ऑन योर बोर्ड अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर आता है, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसके कितने तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, ये सब हमें कौन बताता है? इकोनॉमिक्स ने बताया हमें, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को अच्छे से बताया, उसके हमने डेटा मिला उसका, वो सब हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी ने हेल्प किया। इकोनॉमिक्स होता ही यही है ना, इट इज़ प्रोवाइडिंग द डेटा and through that data you will understand that what is the current problem, how to solve that problem, then you can think how to solve that problem. First, it is very important to get your economics right, okay, and to get your economics right it is important to study economics, ठीक है ना, क्योंकि वही तो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। यहाँ पे और क्या लिखा है ना, यहाँ पे और क्या लिखा है? अंडरस्टैंड, डेवलप एन अप्रोच। किस चीज़ की अप्रोच डेवलप करना? अरे अंडरस्टैंडिंग की तो अप्रोच डेवलप करनी है, ठीक है सर। अंडरस्टैंडिंग की अप्रोच डेवलप कर ली, अब क्या करें? एनालाइज करो ना, एनालाइज करो इश्यूज़ हैं इतने सारे, एनालाइज करो उनको, यही तो लिखा है, इश्यूज़ को एनालाइज करो। उससे क्या मिलेगा? एक नंबर ऑफ़ मॉडल्स एंड फ्रेमवर्क्स मिलेंगी हमको, नंबर ऑफ़ मॉडल्स मिलेगी, नंबर ऑफ़ फ्रेमवर्क्स मिलेंगी दैट वी कैन अप्लाई इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, आप ये पढ़ के ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने चलो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर ली तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी हमारी। ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर इकोनॉमी की बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। सिर्फ इकोनॉमिक्स की स्टडी करके आप ऐसा नहीं कर सकते कि सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कॉम्प्लेक्स नेचर की प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत चीज़ें, बहुत फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी यही चीज़ लिखी है कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट इंश्योर दैट ऑल प्रॉब्लम्स विल बी अप्रोप्रिएटली टैकल्ड, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि इकोनॉमिक्स की स्टडी हमने कर ली तो सारी प्रॉब्लम्स ही टैकल होगी हमारी। लेकिन विदाउट एनी डाउट it would enable a student to examine the problem, okay, in its right perspective and would help him in discovering suitable measures. अब इकोनॉमिक्स की स्टडी जो है वो आपको गारंटी तो नहीं करती कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स टैकल हो जाएंगी, लेकिन विदाउट एनी डाउट इट वुड इनेबल अ पर्सन टू एग्जामिन दैट प्रॉब्लम इन द राइट पर्सपेक्टिव। एक पर्सपेक्टिव आपको प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक्स, जिससे आपको हेल्प होगी एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढने में जो कि आपकी मदद करेगी, ठीक है ना। समझिए, इतना तो बहुत आसान है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। लॉजिकल बातें लिखी हैं सारी इसमें, ठीक है ना। ओके ओके चलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, कुछ ऐसे इश्यूज़ का इन्होंने इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि बिज़नेस के कंटेक्स्ट में कैसे कैसे इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। क्या हमारी फर्म को बिज़नेस में रहना चाहिए? क्या हमारी फर्म को इस बिज़नेस में रहना चाहिए? ठीक है। देखो, जब एक मीटिंग होती है ना कंपनीज़ में, तो मैनेजमेंट इश्यूज़ लेके बैठती है कि अभी हमारी कंपनी में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि आप जिस लाइन में हो, जिस बिज़नेस लाइन में हो, वो आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, आपके बिज़नेस को इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है क्योंकि आपकी लाइन सही नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइन, बिज़नेस की लाइन सही नहीं है, तो आप ये इशू भी लाओगे कि शुड माई फर्म बी इन दिस बिज़नेस,
ओके, ये यही फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है, शुड आवर फर्म बी इन दिस बिजनेस, शुड द फर्म लॉन्च प्रोडक्ट गिवन द हाईली कम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट। हम एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने की सोच रहे हैं लेकिन मार्केट में कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है ना। तो क्या हमें वो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि देखो प्रोडक्ट लॉन्च करने में कॉस्ट बहुत जाती है। ओके, एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट। प्रोडक्ट की रिसर्च डेवलपमेंट होगी, R&D कहते हैं जिसे, R&D कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कहते हैं। ओके, उसका कॉस्ट जाएगा, फिर उसको आप प्रोसेस करोगे, डिज़ाइनिंग, बहुत कुछ जाता है कॉस्ट। ठीक है, तो इज़ इट इन दिस हाईली कम्पिटिटिव मार्केट, इज़ इट ओके टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट और नॉट, ये भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, तो कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करोगे, कौन सी प्रोडक्शन की टेक्निक है। बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं, कौन सी विच टेक्निक विल बी बेस्ट फॉर माई प्रोडक्ट, वो आप डिसाइड करो। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वन मोर एडिशनल क्वेश्चन। ठीक है, अब मान लो आपने टेक्निक भी डिसाइड कर ली कि ठीक है ये पर्टिकुलर टेक्निक है, मैं उस टेक्निक से बना लूँगा। ठीक है, अरे लेकिन टेक्निक आपने डिसाइड कर ली, लेकिन उसको बनाने के लिए मटेरियल भी तो है, मटेरियल भी तो चाहिए होता है। ऊपर क्या पता था हमने, मटेरियल, मैन, मशीनरी, वो सब पता था ना। मटेरियल भी तो चाहिए। मटेरियल को क्या कहते हैं, इनपुट्स। इन सब को मिला के क्या कहते हैं, इनपुट्स। इनपुट्स कहाँ से प्रोक्योर करें, किस प्राइस पे प्रोक्योर करें। अगर हमने बहुत महंगे मटेरियल लिए तो हम जब वो प्रोडक्ट को बेचेंगे तो और महंगा बेचेंगे, क्योंकि हमने महंगा ख़रीदा है तो हम आगे महंगा बेचेंगे ना, नहीं तो मेरे को प्रॉफिट ही नहीं होगा, बिज़नेस चलेगा कैसे मेरा। इसलिए जब मैं अगर कोई महंगा मटेरियल ख़रीद लूँ तो मुझे आगे चीज़ भी महंगी बेचनी पड़ेगी। लेकिन मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, मैं महंगा बेच नहीं सकता, नहीं तो मुझसे कोई ख़रीदेगा ही नहीं। अगर मुझसे कोई ख़रीदने आएगा और कहेगा कि मेरे को ये चीज़ दो, मैंने इतना प्राइस बता दिया उसको, वो कहेगा कि साथ वाली दुकान में तो सस्ता मिल रहा है, आप महंगा बेच रहे हो, मैं आपसे नहीं खरीदूँगा। ये तो दिक्कत होती है ना कम्पिटिटिव मार्केट में, कि दूसरा सेलर प्राइस कम प्राइस में बेच देगा। तो इसलिए जितना कम मेरा प्रोक्योरमेंट का प्राइस होगा, जितना कम मेरा इनपुट का प्राइस होगा, उतना कम मैं अपना सेलिंग प्राइस रखूँगा। जितना कम मैंने सेलिंग प्राइस रखा उतने ज़्यादा लोग खरीदने आएंगे और सेलर से कम खरीदेंगे, मुझसे दूसरे सेलर से कम खरीदेंगे, मुझसे ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये भी मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा भी होता है कि मैं इनपुट्स किसी और से ना खरीदिए, खुद ही बना लूँ, अपनी ही फैक्ट्री में मैं इनपुट्स बना लूँ। तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका, शुड द फर्म मेक द कंपोनेंट्स और बाय देम फ्रॉम अदर फर्म्स। ठीक है ना। ओके, अब ऑप्टिमम आउटपुट कितना हो और किस प्राइस पे जो फर्म है वो सेल करे। ठीक है, मैं कितने प्राइस पे अपना सामान बेचूं। ठीक है, कितना आउटपुट मैं जनरेट करूं अपने मशीन से कि मेरे को कॉस्ट ज़्यादा ना पड़े, ये डिसाइड करना होता है। इंटरमीडिएट में जब आप आगे इंटरमीडिएट में जाओगे, उसमें एक सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वहाँ पे प्रैक्टिकली आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आप इसके। ठीक है, पहले चैप्टर में, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, मटेरियल कॉस्टिंग। ठीक है ना, वो तो आगे की बात है, अभी तो आप इतना ही थियोरेटिकली समझो कि क्या हो रहा है। ठीक है, कितना ऑप्टिमम आउटपुट है, फॉर्मूलाज होते हैं पता है इसके, ऑप्टिमम आउटपुट निकालने के फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है ना, चलो, हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस इन द मार्केट, कैसे प्लेस करूँ मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट में, कौन से सेगमेंट के अंदर ये फॉल करती है, कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसे मैं इम्प्रूव करूँ, कौन सी स्ट्रैटेजी लगाऊँ, बजट कितना हो मार्केटिंग का। मार्केटिंग भी तो करेंगे ना, प्रोडक्ट नया लॉन्च किया तो एडवर्टाइजमेंट्स करेंगे। ठीक है, एड्स, उसके एड्स होर्डिंग्स लगाएंगे, टीवी पे आती हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट्स, वैसा सब होगा। न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं आजकल, तो फिर सोशल मीडिया ऐप्स चल गई, उन पर भी बहुत एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। ठीक है ना, तो कितना बजट होना चाहिए, क्योंकि आप जब एडवर्टाइजमेंट अपनी दे रहे हो तो आपको पे भी तो करना पड़ता है ना एडवर्टाइजमेंट के लिए, फ्री में तो नहीं होती एडवर्टाइजमेंट, पे करोगे। तो कितना बजट है कि नहीं, मेरे को इतना ही इस लिमिट में स्पेंड करना है, इससे ज़्यादा मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता, मेरा इतना बजट नहीं है। ठीक है, वो आपको सेट करना पड़ता है बजट। ठीक है ना, ये समझ गए। हाउ टू कॉम्बैट द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ इन्वॉल्व। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने ऐड कर दी, मैंने प्रोडक्ट बना लिया तो बिकेगा ही प्रोडक्ट, ऐसा तो नहीं ना होता है। क्या पता कस्टमर को पसंद ना आया आपका प्रोडक्ट, वो क्यों खरीदेंगे फिर। जब कस्टमर को प्रोडक्ट आपका पसंद नहीं आया, उसके लिए कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, उसको बेटर प्रोडक्ट ही मिल गया कोई,
तो आपको क्यों, आपका प्रोडक्ट क्यों यूज़ करेगा वो? तो ये तो रिस्क है ना, हमेशा ये रिस्क तो हमेशा इन्वॉल्व रहता है ये बिज़नेस में, कि मैंने प्रोडक्ट बनाया है, क्या पता कस्टमर्स को पसंद ना आया प्रोडक्ट, राइट? अब उसको मैं कैसे टैकल करूँ फिर, है उसको मैं कैसे टैकल करूँ, मैं क्या ऐसा अलग करूँ कि वो प्रोडक्ट लोगों को ठीक लगे, यूज़ करने लग जाएं वो, है ना? या फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो मैंने बनाया है जो चल नहीं रहा मेरा, उसमें मैं ऐसा क्या इनोवेशन लेके आऊँ कि वो चल जाए। दैट इज़ ऑल्सो वन क्वेश्चन, ठीक है ना? तो बहुत सारे बिजनेस में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इश्यूज़ होती हैं। ये तो बस एग्जांपल्स दे रहे हैं इश्यूज़ के, इससे और ज़्यादा भी इश्यूज़ होती हैं। दीज आर जस्ट एग्जांपल्स, ठीक है ना, जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है? चलो, दैट्स व्हाई डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिसीजन मेकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब बिज़नेस इकोनॉमिक्स इसमें कहाँ हेल्प करती है? क्योंकि देखो, ले दे के बाद तो आएगी अपनी बिज़नेस इकोनॉमिक्स पे ही, सब्जेक्ट वही चल रहा है। ले दे के बाद आएगी इस पे कि भैया हमने इतने सारे इश्यूज़ देख लिए, इसमें बिज़नेस इकोनॉमिक्स क्या करेगा? ठीक है, बिज़नेस की क्लास तो नहीं, तो इकोनॉमिक्स की क्लास है, तो बिज़नेस इकोनॉमिक्स क्या करेगा इसमें? बिज़नेस इकोनॉमिक्स जो है मैनेजमेंट की नीड्स को मीट करेगा बाय प्रोवाइडिंग अ ह्यूज कॉर्पस ऑफ थियरी एंड टेक्निक्स, ठीक है? बिज़नेस इकोनॉमिक्स आपको बहुत सारे टेक्निक्स देगा, मेथड्स देगा कि ये चीज़ें हैं, आप ये यूज़ करोगे ना तो आपकी ये इशू सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? ये आपको बताएगा बिज़नेस इकोनॉमिक्स। इसीलिए कह रहे हैं कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक थ्योरी विद बिज़नेस प्रैक्टिस। दोबारा, बिज़नेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स द इकोनॉमिक थ्योरी विद बिज़नेस प्रैक्टिस, तभी तो उसे बिज़नेस इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं। क्यों, वाई आर वी नॉट सेइंग ओनली इकोनॉमिक्स? बिकॉज इट इज़ इंटीग्रेटेड विद द बिज़नेस प्रैक्टिस, द रियल लाइफ बिज़नेस प्रैक्टिस से ही इंटीग्रेटेड है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस बिज़नेस इकोनॉमिक्स, बिज़नेस इकोनॉमिक्स, ओके? अब बिज़नेस इकोनॉमिक्स का एक अलग नाम भी है। क्या अलग नाम है सर बिज़नेस इकोनॉमिक्स का? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ठीक है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, ओके? MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होते हैं ये। डिफरेंट आपसे पूछ सकते हैं कि इसका मतलब व्हाट इज़ द अदर नोन नेम ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स, सो दिस यू नीड टू नो, इट इज़ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ओके? चलो, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है? बिज़नेस इकोनॉमिक्स का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? बिज़नेस इकोनॉमिक्स मे बी डिफाइंड as the use of economic analysis का use to make business decisions involving the best use of an organization's scarce resources। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड और स्कार्स रिसोर्सेज हैं, ठीक है? उसका हमें बेस्ट यूज़ करना है। अब उसका बेस्ट यूज़ करने के लिए पहले हमें एनालिसिस करनी, हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन के लिए हमें उससे पहले एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो वो एनालिसिस करने के लिए हमें चाहिए बिज़नेस इकोनॉमिक्स, ठीक है? ठीक है, अब एक इकोनॉमिस्ट हैं जोएल डीन करके एक इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने अपनी डेफिनेशन क्या दी है बिज़नेस इकोनॉमिक्स की? उनके एक्सपर्टीज़ से, उनके अंडरस्टैंडिंग से बिज़नेस इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन बनती है वो उन्होंने हमें बताई है, ठीक है? सो इन टर्म्स ऑफ यूज़ ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज़, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ एसेंशियली अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। इन्होंने एक अलग ही इकोनॉमिक्स का बता दिया, अप्लाइड इकोनॉमिक्स बता दी इन्होंने कोई, जिसमें क्या होता है, एप्लीकेशन होती है, एज अ नेम सजेस्ट अप्लाइड इकोनॉमिक्स। उसमें एप्लीकेशन होती है सिलेक्टेड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की, लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन, कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन, कॉस्ट एनालिसिस। ये सब देखो, आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, ये जो टर्म्स अभी आई हैं ना, ये सारी ये आपके लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी,
ठीक है, एक बार रीड करो, नहीं समझ आता लोड मत लो, ठीक है ना, इतनी लोड नहीं, इसका इतना लोड नहीं लेना, ठीक है, कि आप ये पढ़ रहे हो, ये समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, या ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, पता नहीं क्या ही चल रहा है, ठीक है, ये आगे आप इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं एट योर लेवल राइट नाउ फ्रॉम द एग्ज़ाम, इवन फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए है कि ये क्या है, बिज़नेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो यहाँ पे दी गई है वो क्या है, और आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि ये किन भाई साहब ने दी थी, एक डेफिनेशन दी है, ठीक है ना। और एक और काम करना, ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स याद रखना, बस अप्लाइड इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये अगर उसने एमसीक्यू में फंसा दिया ना फिर दिक्कत है, ठीक है। इसलिए अगर आपको याद है कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स की बात जोल डीन ने करी है फिर अच्छा है, ठीक है ना, फिर तो आप एक बार को रट्टे मार के ये भी लिख देना वहाँ पे, अगर आपको इतना याद रहता है, वैसे ज़रूरत नहीं है, एमसीक्यू पेपर है ना तो लिखना तो है नहीं कुछ, ठीक है, बस ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, अब बिज़नेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होता है, दो पार्ट्स में इसको ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, याद आती है ना 11-12 की इकोनॉमिक्स, सब पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। चलो, माइक्रो में क्या आता है, ब्रीफ सा देख लेते हैं, माइक्रो में सबको पता है क्या होता है, ठीक है, इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, ठीक है ना, कैसे जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, कैसे इंडिविजुअल यूनिट्स डिसीजंस लेती हैं अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करने के लिए, कैसे इंडिविजुअल की बात हो रही है यहाँ पे, ऊपर भी इंडिविजुअल आया, इधर भी इंडिविजुअल आया, माइक्रो है, समझ जाओ, ठीक है ना। यहाँ पे फोकस हमारा है स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर, नॉट ऑल ऑफ देम कंबाइंड, स्मॉल नंबर है। क्या पढ़ते हैं हम इसमें, प्राइसिंग पढ़ते हैं, बिहेवियर कंज्यूमर का कैसा है, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं लोगों की, फर्म्स कैसे बिहेव कर रही हैं, इंडस्ट्री लोकेशन क्या है, हम ऐसा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। माइक्रो इज़ अ वेरी स्मॉल लेवल, ठीक है, बहुत बेसिक लेवल है, इंडिविजुअल लेवल पे हम देख रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। ये सब जो चीज़ें हैं, जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये सारे इंडिविजुअल्स को इफेक्ट करती हैं, ठीक है ना। कंज्यूमर कैसा बिहेव कर रहा है, एक पर्टिकुलर फर्म के लिए कंज्यूमर कैसा बिहेव कर रहा है, उस फर्म को मतलब उससे ना, वो अपना इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको उससे मतलब, प्रोडक्ट की प्राइसिंग वो मेरे को इफ़ेक्ट कर रही है, कंज्यूमर को इफ़ेक्ट कर रही है ना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। लोकेशन क्या है इंडस्ट्री की, इतने बड़े देश में इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें से एक इंडस्ट्री की क्या लोकेशन है, वो माइक्रो लेवल की बात है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स देखती है, ठीक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक बिल्कुल उल्टा, ठीक है ना, बिल्कुल इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ माइक्रो, इट इज़ द स्टडी ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना और द इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल, इसको आप लेमन लैंग्वेज में समझने के लिए कह रहे हो कि कंट्री एज अ होल, इंडिया, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स, these are economies, in terms of economics these are economies, okay, politically these are countries, but वैसे in the terms of economics these are different economies, okay, ठीक है। अब माइक्रो में तो हमने देख लिया हम क्या पढ़ते हैं, सर मैक्रो में हम क्या पढ़ते हैं, मैक्रो में हम लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं, ठीक है। आउटपुट पूरा कितना हो रहा है देश में, जीडीपी जिसे कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, एम्प्लॉयमेंट कितनी है इकोनॉमी में,
कंजम्पशन, देखो हम अब मैं कंट्री वर्ड नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि इस टर्म में अब इकोनॉमी वर्ड ही सूट करता है। कंट्री में बस समझाने के लिए कह रहा था कि कंट्री होती है इकोनॉमी एक्चुअल में, बट नाउ विल यूज़ इकोनॉमी वर्ड में, ठीक है ना। ओके, टोटल सेविंग कितनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कितनी, ये तो बहुत बड़े लेवल की बात होगी। अभी तो माइक्रो में हम कहाँ थे इतने छोटे लेवल पे, अब तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तक पहुँच गए हम लोग, है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई, एम्प्लॉयमेंट की बात हो गई, ये तो बहुत ऊपर तक बात पहुँच गई ना, तो वो मैक्रो है, समझ जाना यहीं से। जैसे ही बड़े लेवल की बात हुई वो मैक्रो में चला गया, ठीक है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई, ओके। वो एनालाइज करता है पूरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन द फर्म गवर्नमेंट हाउस होल्ड ऑपरेट। सारे हाउस होल्ड, एक हाउस होल्ड की बात हुई माइक्रो, सारे हाउस होल्ड की बात हुई, सारे फर्म्स की बात हुई, मैक्रो में आ गया वो, ठीक है ना। आप जनरल स्टडी जब करते हो ना, मैक्रो आ जाती है वो, ठीक है ना। पर्टिकुलर पिन पॉइंट करके एक हाउस होल्ड की बात होती है, वो माइक्रो में आ जाती है। माइक्रो लेवल, माइक्रो नाम ही है माइक्रो, मैक्रो तो बड़ा लेवल हो गया ना, ठीक है। ओके, कौन से एरियाज आते हैं, जैसे ऊपर हमने देखा प्रोडक्ट प्राइसिंग होगी माइक्रो में, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर हो जाती है, और अगर देखें हम फैक्टर प्राइसिंग आ गई, वही लोकेशन आ गई ना, ठीक है, वो आ गई। इकोनॉमिक कंडीशन आ गई लोगों की एज अ सेक्शन ऑफ पीपल, नॉट एवरीबडी, अ सेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है। ऐसे सिमिलरली मैक्रो में क्या आता है, मैक्रो में आती है भैया नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, पूरे देश की मिला के कितनी इनकम है, ठीक है, वो मैक्रो में आएगी। पूरा आउटपुट कितना है, कितने गुड्स सर्विसेज का टोटल क्या बन रहा है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दैट कंबाइंड। जनरल प्राइस लेवल क्या है, इंटरेस्ट रेट कितने चल रहे हैं बैंक्स में, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ठीक है ना, सब पढ़ा हुआ है 12th 11th में, ठीक है ना। मैक्रो चीज़ों, मैक्रो की बात हो रही है यहाँ पे। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होती है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के टाइम पे जब फॉरेन करेंसी आती जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्सटर्नल वैल्यू क्या है हमारी करेंसी की इन कंपेयर्ड विद द अदर स्ट्रॉन्ग करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, एट वॉट पोजिशन इज़ आर करेंसी, ठीक है। ओवरऑल कितनी सेविंग इन्वेस्टमेंट की लेवल है, आर कंट्री हैज़, आर इकोनॉमी हैज़ इन्वेस्टेड a lot of money in the other foreign countries, in other countries, what is the level of that, ठीक है। we have received investments from foreign countries, what is the position of that, ठीक है। कितनी हम सेविंग्स कर रहे हैं, ठीक है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितनी ग्रोथ है। दो टर्म्स होती हैं, आपने पता होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, ठीक है ना। ओके, नाउ विल कम टू नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। व्हाट इज़ द नेचर, इसका नेचर क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ द नेचर नाउ। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहला तो जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था, साइंस। ओके, साइंस है। क्यों साइंस है सर, क्यों है? देखो साइंस में क्या होता है ना, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। ये टर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करती है, कॉज हो रहा है उसका एक इफेक्ट है, ठीक है, एक कॉज है उसका एक इफेक्ट है, ये रिलेशनशिप हो गया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, उसको इस्टेब्लिश करना साइंस का काम, ठीक है ना। ये टर्म्स जो मैंने बॉक्स बनाया, रेक्टेंगल बनाया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स टूल्स ऑफ डिसीजन साइंसेज एज मैथ, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स विद इकोनॉमिक थ्योरी, ठीक है। साइंस के जो अलग अलग के टूल्स होती हैं उसको इंटीग्रेट करना विद द थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके। वाई टू इंटीग्रेट, टू अराइव एट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब इट इज़ बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स ना इट इज़ लार्जली बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। वो हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स ना हमारे से कंसर्न है ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि बिज़नेस है, बिज़नेस प्रैक्टिस कैसे चल रही है, पर्टिकुलर स्पेसिफाइड हो गया ना, पूरा देश का नहीं देख रहे हम, बिज़नेस का देख रहे हैं, बिज़नेस प्रैक्टिस पे चल रहा है इकोनॉमिक्स,
तो इससे ज़्यादा इट इज़ बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स पे ज़्यादा इसका फोकस होता है, इसकी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है, प्रॉफिटेबल फंक्शनिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उस पर ज़्यादा इसका फोकस जाता है। ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग जो बात हुई थी हमारी ऊपर, वही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैक्रो से बिल्कुल कट हो गया, मैक्रो से बिल्कुल कट नहीं हुआ ये, उसके भी कुछ एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट होते हैं इसमें। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल है, बिजनेस तो मार्केट में ही चल रहा है ना, प्राइस लेवल इफेक्ट से तो वो भी होगा इफेक्ट, राइट। इनकम एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए होती है, इनकम भी होती है, एवरीथिंग इज़ देयर। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, टैक्सेशन, इंटरेस्ट। ठीक है ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत मैटर करती है अकॉर्डिंग टू योर टाइप ऑफ बिजनेस। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ प्ले अ मेजर रोल। ठीक है ना, टैक्सेशन होता है, जस्ट अलग अलग टाइप के बिजनेस हैं, आपके किस तरह का आपने टैक्स ऑप्ट किया है, किस तरह का टैक्स जीएसटी का रेट लगता है आपके ऊपर। जीएसटी अगेन इंटर में आप पढ़ोगे, बट कॉमन तो पता ही होता है जीएसटी लगता है ये सब चीज़ों पे। ठीक है, एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, अगर आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो एक्सचेंज रेट आपसे बहुत मैटर करेगा आपके लिए। ठीक है ना, वेजेस हो गया, एम्प्लॉयमेंट तो करोगे ना, वेजेस क्या वेजेस चल रही हैं मार्केट में, क्या प्राइस चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मोनोपोली का रेगुलेशन है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स ना आर्ट भी है, क्योंकि आर्ट में क्या होता है, प्रैक्टिकल हम एप्लीकेशन करते हैं आर्ट में, रूल्स का, प्रिंसिपल्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। दिस वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ओके, ठीक है, फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव्स। यूज़ ऑफ थियोरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज, जो मार्केट की थियोरी है उसका यूज़ होता है इसमें। प्रैग्मेटिक है अप्रोच में, प्रैग्मेटिक कह लो, प्रैक्टिकल कह लो, सेम चीज़ है। ठीक है, क्योंकि देखो जब माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम पढ़ते हैं वो तो थियोरेटिकल ही है, किताबों में ही है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ प्रैग्मेटिक इन इट्स अप्रोच। बिजनेस प्रैक्टिस, वही वर्ड चल रहा है, बिजनेस प्रैक्टिस, उससे इंटीग्रेट होके बनता है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, इंटरडिसिप्लिनरी है, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब बाकी डिसिप्लिन्स को भी वो इनकॉर्पोरेट करता है। कैसे, मैथ्स है, ऑपरेशन रिसर्च, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टैट्स, सब कुछ है इसमें। ठीक है ना, नॉर्मेटिव है नेचर में, नॉर्मेटिव दो चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव। ठीक है ना, अब क्या होता है, नॉर्मेटिव में जजमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, नॉर्मेटिव साइंस है, पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव में क्या है, जजमेंट इन्वॉल्व होती है। ओके, देखो पढ़ते हैं क्या लिखे। पॉजिटिव नॉर्मेटिव दो तरह के हमने समझ लिए। पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव इज़ व्हाट इज़ ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स, क्या है अभी, वो पॉजिटिव है, क्या है। ठीक है, अभी इकोनॉमिक की क्या स्टेट, क्या कंडीशन है, दैट इज़ पॉजिटिव साइंस, अगर हम अभी का देख रहे हैं। ठीक है, राइट नाउ क्या है अभी। ठीक है, उसमें कोई जजमेंट नहीं इन्वॉल्व। ठीक है, लेकिन नॉर्मेटिव है, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, वो नॉर्मेटिव साइंस है। ठीक है, उसमें प्रिजम्पशन इन्वॉल्व है, उसमें जजमेंट इन्वॉल्व है, वो सब इन्वॉल्व है उसमें, लेकिन पॉजिटिव में इन्वॉल्व नहीं है। ये दो बहुत ज़रूरी है समझने। पॉजिटिव साइंस में कोई जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, दैट इज़ व्हाट इट इज़, इट स्टेट्स व्हाट इज़ ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। बट ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव साइंस स्टेट्स व्हाट शुड बी। ठीक है ना, उसमें जजमेंट इन्वॉल्व है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है दैट इज़ जनरली नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। ठीक है ना, फ्यूचर प्लानिंग है ना, फ्यूचर का देखें क्या होना चाहिए, फ्यूचर की बात हो रही है ना, क्या है ये तो प्रेजेंट की बात होगी, वो नहीं है बिजनेस इकोनॉमिक्स में। ठीक है ना, चलो स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, वेरी वाइड स्कोप। ठीक है, वाइड स्कोप है। अब दो कैटेगरीज होती हैं बिजनेस इश्यूज़ की,
बिज़नेस इश्यूज़ याद है हमें, अभी ऊपर एग्जांपल्स देखे बिज़नेस इश्यूज़ के। अब उसके हमने 2 कैटेगरीज बना दी। एक तो है भैया इंटरनल इश्यूज़ या ऑपरेशनल इश्यूज़, जो हमारे अपने बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मुझे इफ़ेक्ट करते हैं ये, ठीक है ना, तो वो होगा मेरे इंटरनल इश्यूज़। कुछ होते हैं एक्सटर्नल या एनवायरनमेंट में इश्यूज़, बाहर मार्केट की कंडीशन ही ऐसी है, एक इकनॉमी की पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी है, इकनॉमी जो है वो नीचे जा रही है, तो ऑब्वियसली मेरे बिज़नेस को इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वो एक्सटर्नल इशू है मेरे लिए। मेरे बिज़नेस में जो मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसकी डिमांड ही नहीं है, ये मेरा इंटरनल इशू है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं आ रही, मेरे कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा प्रोडक्ट, वो मेरी इंटरनल इशू है। लेकिन मार्केट का क्या हाल है, ठीक है, ड्यू टू सम इंस्टेबिलिटी मार्केट इज़ नॉट परफॉर्मिंग, दैट इज़ नॉट माई इंटरनल इशू, मेरे बिज़नेस का इशू नहीं है वो, मेरे बिज़नेस में प्रॉब्लम नहीं है, वो इकोनॉमी प्रॉब्लम चल रही है कुछ, दैट इज़ एक्सटर्नल इशू, नॉट एन इंटरनल इशू, ठीक है। ओके, क्या क्या इश्यूज़ होते हैं इंटरनल वाले, पहले हम देखेंगे माइक्रो वाले, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। वही मैंने जो बात करी डिमांड की, कंज्यूमर के क्या प्रेफरेंसेस हैं, मैंने प्राइस बदल दिया कॉमोडिटी का, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ गया कस्टमर पे, कस्टमर ने ख़रीदना कम कर दिया, ठीक है। कंज्यूमर की इनकम, रिलेटेड कमोडिटीज़ का प्राइस, कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस, ये सब डिमांड एनालिसिस में आता है। अब डिमांड को फोरकास्ट करना भी होता है इसमें, डिमांड को हम प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या डिमांड आएगी, प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, कैसे फोरकास्ट कर लेंगे, हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं, कैसे फोरकास्ट करेंगे कि यार फ्यूचर में की डिमांड कैसे आएगी, पास्ट का बिहेवियर देख के, अपने पास्ट का बिहेवियर देख के हम देखेंगे पहले जब ऐसा हुआ था कुछ तो लोगों ने कैसे डिमांड किया, कैसी डिमांड करी थी, पास्ट बिहेवियर देखेंगे कैसा था। ओके, अब फोरकास्टिंग की ज़रूरत क्या है, इट हेल्प्स द फर्म टू एनेबल इट टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज एट द राइट टाइम। मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स ना बना के रख दूँ, मैंने अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना दिए आगे उसकी डिमांड ही नहीं आई, फिर मेरा तो नुकसान हो गया ना। इसलिए मैं पहले ये फोरकास्ट करूँगा कि ठीक है, पहले पास्ट में इतनी डिमांड आई थी, अब मैं उतनी ही प्रोड्यूस करूँगा ताकि मेरा वेस्टेज ना हो कुछ, या कम भी ना पड़ जाए वेस्टेज भी ना हो, ठीक है, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, कम भी नहीं होना चाहिए और वेस्टेज भी नहीं होनी चाहिए, राइट, ठीक है। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, ये देखना पड़ेगा कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना, ये देखना है कि कोई अनड्यू कोई वेस्टेज नहीं हो रही, कोई ऐसे ही मैं खर्चे नहीं कर रहा बिना बात के, ये भी देखना ज़रूरी है, अनड्यू कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, ठीक है ना। ओके, प्रोडक्शन एनालिसिस कैसे हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सा कॉस्ट इनपुट मिक्स मैं यूज़ करूँ। इसमें कॉस्ट इनपुट मिक्स क्या होता है, कॉस्ट इनपुट मिक्स मतलब जैसे मेरे पास कुछ इनपुट्स हैं जो मैं लगाऊंगा, डिप्लॉय करूँगा, जिससे मेरे को आउटपुट निकलेगा। अब अगर मुझे लग रहा है कि ये जो मैं इनपुट यूज़ करूँ ये थोड़ा महंगा है, तो मैं एक ऑल्टरनेटिव देखूँगा इसका जो थोड़ा चीपर होगा इसके प्राइस में, थोड़ा प्राइस में चीपर होगा, लेकिन क्वालिटी में ट्राई करूँगा कि कम से कम कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, लेकिन इनपुट का प्राइस में थोड़ा कम कर दूँ ताकि मेरा ये बैठ जाए पूरा मिक्स, ठीक है। तो वो हमें चॉइस करनी पड़ेगी, आई हैव टू चूज़ दैट विच इनपुट टू गो विद, सो दैट जो मेरा कॉस्ट इनपुट वाला मिक्स है वो अच्छे से अचीव हो जाए, ठीक है ना। तो ये मेरे को डिसाइड करने में क्या हेल्प करता है, प्रोडक्शन एनालिसिस मुझे हेल्प करती है ये चीज़ें डिसाइड करने में। ओके, सिमिलरली कॉस्ट एनालिसिस है वो, इट enables द फर्म टू रिकॉग्नाइज द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, it enables the firm to recognize the behavior of the cost when variables such as output time, size of plant change, ये सब जो हैं ये होते हैं हमारे पास, ठीक है। ओके, जब ये चेंज होता है ना वेरिएबल्स, ये सारे वेरिएबल्स जब चेंज हो रहे होते हैं, व्हेन दे चेंज, उस टाइम पे हमें ये हेल्प करती है उसके बिहेवियर ऑफ कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करने में, ठीक है ना। ओके,
क्योंकि अल्टीमेट मेरा गोल क्या है, आई हैव टू मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट्स मिनिमम कॉस्ट पे और डिज़ायर्ड आउटपुट। कम से कम मेरी कॉस्ट हो, अच्छा खासा आउटपुट हो, मेरे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मेरा क्या हेल्प करेगा, प्रोडक्शन एनालिसिस एंड कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है ना। और टॉपिक क्या चल रहा है यहाँ पे, दैट इज़ द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेसेस में इन्वेंट्री क्या होती है, मेरा जब बेचने के लिए सामान रखा है मैंने, उसको मैनेज करना होता है, कहीं ऑब्सोलीट ना हो जाए मेरी इन्वेंट्री, राइट। कुछ वर्क इन प्रोसेस है, मैं खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, कुछ आधा अधूरा बना हुआ सामान है, उसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। रॉ मटेरियल, कच्चा सामान आया हुआ रॉ मटेरियल, जो बन चुके वो फिनिश गुड्स। ठीक है। कई सारे इसमें मेथड्स होते हैं, आप आगे जाके पढ़ोगे इसको इंटरमीडिएट में, बहुत मेथड्स होते हैं इसको मैनेज करने की, इन्वेंट्री को मेरी। ठीक है ना। मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइसिंग पॉलिसीज़। ठीक है, वही रिपीट हो रही है, बार बार नहीं बोलेंगे इसको, जल्दी से करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स को कैसे मैं एलोकेट करूँ कि मैक्सिमम आउटपुट निकले, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। ठीक है। थियरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, एक फर्म को अपने इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे से करने पड़ते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, कोई सोच समझ के रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट्स करो, राइट। कैपिटल एलोकेट करना है, कितना एलोकेट करना है हर एक चीज़ को, वो देखना है अच्छे से। ठीक है, क्योंकि कैपिटल भी तो लिमिटेड है ना, कैपिटल इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स एंड रिसोर्सेज आर स्कार्स। सो कैपिटल को भी अच्छे से एलोकेट करना, इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से डिसाइड करना कहाँ पे करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। एट द एंड एवरीथिंग विल कम टू एनालाइजिंग मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, बिकॉज ऊपर हमने देखा था बिजनेस इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव ही यही है, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव यही है। ठीक है। प्रॉफिट एनालिसिस, अब प्रॉफिट ऐसा नहीं होता कि फ़िक्स अमाउंट मेरे को हर महीने आता रहेगा, सैलरी नहीं है वो, प्रॉफिट है। ठीक है ना। फिक्स नहीं होता प्रॉफिट, कुछ भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, प्राइस बदल गए, मार्केट कंडीशंस बदल गई, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस पे इफेक्ट तो आता ही है ना। ऐसा नहीं कि आपको फिक्स अमाउंट हर महीने आता रहेगा, ऐसा बिजनेस में नहीं होता। कभी कभी बहुत ज़्यादा भी आएगा, कभी कभी कम भी आएगा, राइट। तो उसको एनालाइज करना काफ़ी यूज़फुल होता है फ्यूचर में। ठीक है। रिस्क अनसर्टेनिटी हमने देख लिया था ये। ठीक है। अब ये जो सारे फैक्ट हमने देखे, ये चीज़ें फैक्टर्स जो इश्यूज़ या कह लो इनको, ये माइक्रो से रिलेटेड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। अब हम देखेंगे कि मैक्रो से रिलेटेड कौन से इश्यूज़ होते हैं। ठीक है। कौन से फैक्टर्स हैं इसमें, टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, मेरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो किस टाइप का है, राइट। अब जैसे आप इंडिया का देखोगे ना, इंडिया इज़ अ एग्रेरियन इकोनॉमी, वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उस पर डिपेंडेंट ज़्यादा रहते हैं हम लोग। ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ द मनी फ्रॉम इंडिया कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सो दैट्स वाई वी कॉल इंडिया एन एग्रेरियन इकोनॉमी। ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम का क्या मतलब है, मिक्स्ड इकोनॉमी है या सोशलिस्ट है या कैपिटलिस्ट है, वो है। इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। द USA, दैट इज़ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है ना। तो टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम का ये मतलब होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है या कैपिटलिस्ट है या मिक्स्ड है। ठीक है ना। हमारे केस में हमारी इकोनॉमी के लिए मिक्स्ड है। स्टेज क्या है बिजनेस साइकिल की, कई स्टेजेस होते हैं ना, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ये 4 स्टेज होती हैं। पहला इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर उसका ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी स्टेज एंड फिर डिक्लाइन, ये 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है ना। जनरल ट्रेंड क्या चल रहा है देश में, एम्प्लॉयमेंट कैसी है, प्राइस कैसे हैं, वो सब, गवर्नमेंट की आपस की उनके अंदर की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी चल रही हैं। ठीक है। बैंक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर एज अ होल कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना। ट्रेड यूनियंस है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर यूनियंस हैं, इनके क्या स्टेटस हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है अभी, किसी कंट्री के साथ कोई हमें दिक्कतें तो नहीं चल रही, राइट, वो सब भी देखते हैं। अभी इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स का डिफरेंस ये हुआ है, दिस यू कैन रीड
गिव इट अ रीड, ठीक है, क्योंकि कोई भी MCQ बन सकता है इस पर, ठीक है ना। वैसे चांस कम है क्योंकि डिफरेंसेस पे इतना नहीं बनता है MCQ, बट फिर भी यू हैव टू रीड इट, ओके। Okay, so with this, now we are done with the first unit of the chapter 1 of business economics of CA Foundation paper number 4, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे यूनिट 2 ऑफ दिस चैप्टर। ये पूरा चैप्टर जो 2 पार्ट्स में हो जाएगा कवर। इफ़ यू वांट दैट आई ऑल्सो कवर द बैक एक्सरसाइज, जो चैप्टर के एंड में MCQs हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, इफ़ यू वांट मी कि मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली ब्रिंग अ वीडियो ऑन दैट इफ़ यू टेल मी, ठीक है। ये मैं ज़रूर लेके आऊँगा एंड विल कीप ऑन मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर्स ऑल्सो, विल कंप्लीट दिस okay, business economics, so that it can help you in your exams. We are strictly going from the examination point of view, ठीक है। I have scored more than 80 marks in this subject itself, so I know how to study this, ठीक है। एंड मुझे ये भी पता होता है कि बच्चा जो है वो 11th-12th में पढ़ के आया है ये सब्जेक्ट, और उसका बेस ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन हम एक बार रिवाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट 11th-12th वाला इसमें मिल जाएगा, थोड़ा चेंज है, थोड़ा आप कह लो इट इज़ 1 लेवल अप, राइट। ये आप सोच के चलना, ठीक है। इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अच्छे से करेंगे। बहुत एग्जॉस्टिव क्वेश्चन लिस्ट है मेरे पास इसके लिए भी, ठीक है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन, राइट। सो दिस इज सार्थक छाबड़ा signing off. Do consider liking this video, sharing it with your friends and subscribing my channel. We are going to bring a lot many videos now, right? Keep studying, have fun, goodbye.